नमस्ते रविंदर जी। नमस्ते सेठी सर। स्वागत है आप दोनों का इंडियन बिजनेस चैनल पर। नमस्ते मैम। जी नमस्कार जी नमस्ते। रविंद्र जी। नमस्कार सर। बहुत बहुत टाइम बाद आपसे मुलाकात हुई है। अच्छा लग रहा है। बिल्कुल जी, मुझे भी। अच्छा जी है, आप सब कुशल मंगल हैं। सब सब परिवार सब दोस्तों बढ़िया के है। साथ सब सही चल रहा है। सब बढ़िया। जी। अब तो शुरू करते हैं, रोज की तरह पहले कॉर्पोरेट न्यूज सुन लेते हैं। टैरिफ में बढ़ोतरी से टेलीकॉम अरबों में 15% की वृद्धि होगी। रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया को लाभ होगा। नमिता थापर को एमक्योर फार्मा के आईपीओ से 127 करोड़ रुपए मिलेंगे। डिवाइन पावर एनर्जी ने एनएसई एसएमई डेब्यू पर 288% प्रीमियम के साथ बढ़त हासिल की। डिवाइन पावर एनर्जी एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर 155 रुपए पर सूचीबद्ध हुई, जो इसके आईपीओ मूल्य 40 रुपए से 288% प्रीमियम है। सऊदी अरामको गैस प्रोजेक्ट ऑर्डर पर एलएनटी के शेयरों में उछाल। भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एलएनटी को सऊदी अरामको से $4 बिलियन से अधिक का ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर गैस परियोजनाओं, खास तौर पर गैस कंप्रेशन सिस्टम के विस्तार के लिए है। 35,000 करोड़ रुपए का यह कॉन्ट्रैक्ट सऊदी अरामको की सऊदी अरब में $110 बिलियन की जफरा गैस परियोजना का हिस्सा है। घोषणा के बाद सुबह के कारोबार में एलएनटी के शेयरों में 2.5% से अधिक की तेजी आई। कोलेस्ट्रॉल की दवा के लिए चीन से मंजूरी मिलने पर आईओएल केमिकल्स के शेयरों में 2 जुलाई को 10% की तेजी आई। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने बेंगलुरु में 2000 से ज्यादा घर बेचे, कुल बिक्री 3150 करोड़ रुपए की रही। रिजर्व बैंक एक परिवर्तनीय कूपन भुगतान के साथ फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड जारी करता है, जिसका अर्थ है कि इस बॉन्ड की ब्याज दर इसकी अवधि के दौरान उतार चढ़ाव करती रहती है। आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड जुलाई से दिसंबर 2024 के लिए 8.05% की ब्याज दर प्रदान करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई से दिसंबर 2024 अवधि के लिए अपने फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड के लिए ब्याज दरों की घोषणा की है। ये बॉन्ड फिक्स्ड इनकम निवेशकों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है। नई दरें 1 जुलाई 2021 से प्रभावी है। ट्रेंट लिमिटेड, प्रतिष्ठित भारतीय परिवार टाटा का हिस्सा है। वेस्टसाइड ने फैशन प्रेमियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से गुड़गांव में अपने नए स्टोर का उद्घाटन किया है। सीडीएसएल ने 1 शेयर पर 1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने को मंजूरी दे दी है। जी, तो ये थे कॉर्पोरेट न्यूज। रविंदर जी, स्वागत है फिर से आपका इंडियन बिजनेस टीवी पर। तो कमोडिटीज के बारे में बात करते हैं। आवाज नहीं आ रही। बताइए कि कमोडिटी मार्केट जो है उसके बारे में क्या खबर है, इन जनरल कमोडिटीज। आपकी आवाज कम आ रही है। जी, अब आ रही है आवाज मेरी? हाँ, अब आ रही हाँ है, जी। थोड़ी बेटर है। जी। तो रविंदर जी बताइए कमोडिटीज के बारे में, गोल्ड के बारे में बताइए कि क्या मार्केट में गोल्ड इस वक्त कहाँ पर है। ठीक है, आज की बात करें तो आज गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस में काफी अच्छा मूव देखने को मिला है। गोल्ड प्राइसेस जी। अभी ऑलमोस्ट 550 पॉइंट्स के आसपास रैली कर चुके हैं मॉर्निंग से। जी। वहीं सिल्वर की बात करें तो 1300 पॉइंट सिल्वर आज बढ़ चुकी है। हम्म। और बेस मेटल काउंटर की भी बात करें तो इसमें कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक ये सारे पॉजिटिव साइड में ही है। जी। क्रूड ऑयल में आज हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। पिछले कुछ एक हफ्ते से क्रूड प्राइसेस कंटिन्यूस रैली कर रहे थे अपसाइड में, जी। और अभी आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। और नेचुरल गैस प्राइसेस जो हैं ये कंटिन्यूस सेलिंग साइड पे ही है। जी। अब तो गोल्ड प्राइसेस जो है वो हम देख रहे हैं ऊपर जाते हुए, स्टेबल है, मतलब नीचे नहीं, नीचे की ओर नहीं है। तो क्या रीजंस है इसके लिए?
देखिए गोल्ड के लिए जो सिनेरियो है इस समय इंटरनेशनल मार्केट में वो काफी ज्यादा फेवरेबल है। एक तो इन्फ्लेशन जो है यूएस का वो थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है, लेकिन स्टिल उनके टारगेट से ऊपर है, तो वो गोल्ड को थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा हम देखें तो इंटरनेशनल जो इस समय जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, जो वॉर लाइक सिचुएशंस बनी हुई है और वॉर चल रही है, उसकी वजह से गोल्ड में इनफ्लोज आते हुए देखे जा रहे हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जिसकी वजह से गोल्ड अपसाइड है वो है सेंट्रल बैंक्स की कंटिन्यूअस बाइंग, जो कि लास्ट मंथ हमने देखा कि इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। चाइना की तरफ से कोई बाइंग नहीं हुई है लास्ट मंथ, लेकिन उससे पहले कंटिन्यूस आप देखो तो सेंट्रल बैंक्स ने काफी ज्यादा बाइंग करी है, जिस वजह से गोल्ड प्राइसेस जो है वो हायर इंटरेस्ट रेट होते हुए भी अपसाइड में सस्टेन कर रहे हैं। तो ये गोल्ड का एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस वजह से गोल्ड प्राइसेस अपसाइड है। जी। और हम देख रहे हैं कि फेडरल रिजर्व जो है यूएस में वो इंटरेस्ट रेट घटाने की कोई जल्दी नहीं है उनको, तो इस बात को लेकर आपको क्या लगता है? व्हाट आर योर थॉट्स एंड ऑब्जर्वेशंस? देखिए यूएस इस समय काफी इम्पोर्टेंट वॉच करना है, क्योंकि उनके इलेक्शंस भी हैं नवंबर में। तो जी। अब ही अगर यूएस की बात करें तो यूएस में जो उनका डेट टू जीडीपी रेशियो है वो भी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, 120% से ऊपर है इस समय। और बात करें इंटरेस्ट रेट कट की, तो इंटरेस्ट रेट कट के लिए अभी जो लास्ट स्टेटमेंट आई थी उनके फेड चेयरमैन पॉवेल की, उसमें उन्होंने कहा था कि वो लोग थोड़े और डेटास के लिए वेट करेंगे, क्योंकि अभी जो लास्ट इन्फ्लेशन रीडिंग आई है वो उनकी इन्फ्लेशन थोड़ा सा कूल ऑफ होके दिखाया है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए कुछ और डेटास का वेट किया जाए। आज इवनिंग में काफी अच्छी डेटास हैं। एडीपी नॉन फॉर्म है जो प्राइवेट फॉर्म रिलीज करती है, और उसके बाद फ्राइडे को नॉन फॉर्म जी। पेरोल है। तो मेरे को लगता है कि नॉन फॉर्म पेरोल के बाद जो है थोड़ा सा क्लैरिटी बनेगी, लेकिन स्टिल मुझे जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये कहती है कि सितंबर नहीं तो दिसंबर में एक रेट कट हमें देखने को मिल सकता है इस साल के अंत तक। जी। और सेंट्रल बैंक्स जो गोल्ड एक्यूमुलेट करती है उसको लेकर आपका क्या एस्टिमेट है? देखिए सेंट्रल बैंक्स में मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा कूल ऑफ आना चाहिए बाइंग को लेके, क्योंकि काफी कंटिन्यूस बाइंग देखने को मिली है। जी। इंडिया ने अभी भी की है, लेकिन प्राइसेस काफी ज्यादा हायर साइड पे है। तो एक अगर करेक्शन यहाँ पे देखने को मिलती है तो उसके बाद प्राइस जो बाइंग है वो रिट्रीव होती हुई देख सकते हैं सेंट्रल बैंक की तरफ से। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे हम्म। सेंट्रल बैंक्स जो है ये बाइंग करते रहेंगे। जी। गोल्ड को लेकर क्या फोरकास्ट है आपका? ये गोल्ड को लेके काफी ज्यादा बुलिश है हम लोग, और गोल्ड में कंटिन्यूस जो है ये बाइंग देखने को मिल सकती है। हर डिप को बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही कंसीडर करना चाहिए, और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूस बेसिस पे बढ़ानी चाहिए। आने वाले कुछ साल जो है ये गोल्ड के लिए काफी पॉजिटिव देखने को हो सकते हैं। जी, तो आप क्या एडवाइस देंगे गोल्ड बायर्स को? गोल्ड अगर एमसीएक्स पे इन्वेस्ट करना है तो मैं यही एडवाइस है मेरी कि 70,000 के आसपास, 70,800 70,700 के आसपास का सपोर्ट है, वहां पे बाइंग बना के चल सकते हैं। आज भी काफी अच्छी रैली देखने को मिली है, लेकिन इसके बाद फर्दर एक डिप आ सकती है नेक्स्ट वीक में। आज इवनिंग में भी काफी इंपॉर्टेंट डेटा है यूएस का। कल तो यूएस हॉलीडे रहेगी उनके इंडिपेंडेंस डे की वजह से, लेकिन चांसेस है कि ये जो वीक है इस वीक में काफी अच्छा हमें वॉलेटिलिटी गोल्ड में देखने को मिल सकती है, क्योंकि डेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीक में। जी। आगे बढ़ते हैं, ऑयल के बारे में बात करते हैं। ऑयल प्राइसेस जो है हम देख रहे हैं कि इट इज मूविंग इन अ नैरो रेंज, तो इसके क्या कारण है? देखिए ऑयल प्राइसेस का क्या है कि ये मैं यही कहता हूँ हमेशा ऑयल को लेके कि ये पॉलिटिकली लिंक्ड कमोडिटी है। बहुत बड़ी पॉलिटिकल लॉबी है जो इसे कंट्रोल करती है, और ये प्राइसेस जो है इसके कंट्रोल किए जाते हैं इंटरनेशनली। और अभी अगर हम देखें तो बहुत सारी कंट्रीज में इलेक्शन चल रहे हैं, यूएस का इलेक्शन ड्यू है। तो जी। प्राइसेस जो है यूएस भी चाहेगा कि कंट्रोल्ड रहें, उस वजह से थोड़े से कंट्रोल्ड है। और दूसरा जो है इसमें ओवर सप्लाई हो रही है ईरान की तरफ से, और वो ओवर सप्लाई जो है ये जैसे ओपेक की कुछ जो मेंबर्स हैं उन्होंने कट किया है, वॉलंटियर कट किया है। तो वो जो ओवर सप्लाई है वो उसको फिलअप कर रही है उस डिमांड सप्लाई गैप को, और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि प्राइसेस जो है वो एक रेंज में ही ट्रेड कर रहे हैं, रेदर देन बहुत ज्यादा शूट अप नहीं हो रहे और बहुत ज्यादा फॉल भी देखने को नहीं मिल रहा। जी। अब तो डिमांड और सप्लाई देखें अगर क्रूड ऑयल की, तो क्या फर्क है? देखिए इस समय डिमांड एंड सप्लाई की बात करें तो क्रूड ऑयल में डिमांड सप्लाई जो है ये ऑलमोस्ट जितना डिमांड है उसी के आसपास की सप्लाई इस समय हो रही है, क्योंकि ईरान की तरफ से और एक और कंट्री है लेबनान, उसकी तरफ से, लेबनान नहीं सॉरी मैं कंट्री भूल रहा हूँ कौन सी कंट्री है,
दो जी कंट्रीज हैं जो ओवर सप्लाई कर रही हैं इस समय। और अब अगर यूएस की इन्वेंट्री भी, जो रिसेंट इन्वेंट्री आई है, उसमें ड्रॉडाउन देखने को मिला है। जी। एपीआई इन्वेंट्री जो रिलीज हुई है, तो काफी हम्म बड़ा ड्रॉडाउन देखने को मिला। आज इवनिंग में क्रूड इन्वेंट्रीज भी हैं, उसमें भी एक्सपेक्टेशन है कि ड्रॉडाउन होके आने के चांसेस हैं। हम्म, तो उनकी तरफ से भी जो सप्लाई है वो थोड़ा सा रोकी जा रही है। जी। लेकिन ईरान की तरफ से ओवर सप्लाई हो रही है, तो वो सप्लाई जो है वो फिलअप हो रही है। और साथ में वॉर जो हो रही है इसराइल की, हम्म, वहाँ पे अ, इसराइल और हाँ, पैलेस्टाइन की, वहाँ पे पैलेस्टाइन जो है जी। वो लेबनान साइड में थोड़ा सा कुछ अटैक की बात चल रही है। और वहाँ पे अगर होता है तो सप्लाई जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती हम्म। अब है। चाइना की और तरफ यूएस में से, हरिकेन की वजह से भी सॉरी, डिस्ट्रप्शन होने के चांसेस। जी जी, प्लीज कंटिन्यू। यस। जी, हरिकेन की वजह से भी वहां पे डिसरप्शन, सप्लाई डिसरप्शन होने के चांसेस हैं। तो उस वजह से भी लग रहा है कि थोड़ा सा सप्लाई जो है यहाँ पे डेफिसिट हो सकती है। और हम्म डिमांड तो पिकअप होगी, क्योंकि एक तो ड्राइविंग सीजन है यूएस में। तो हम्म ड्राइविंग सीजन में वीक ऑन वीक भी यहाँ पे चांसेस है, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे हॉलीडे है। तो हम्म यहाँ पे जो ड्राइविंग सीजन की डिमांड है वो इस समय बढ़ती है। तो यहाँ से चांसेस है कि वहाँ डिमांड बढ़ेगी यूएस में। लेकिन चाइना की बात करें तो चाइना में अभी स्टिल थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है। हम्म चाइना में जो डेटास आए हैं वो अभी तक सेटिस्फैक्ट्री डेटास नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो भी रिसेंट में चाइना ने पब्लिश करी थी, उसमें गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन वहीं जो उनके लोकल सर्वेयर्स थे, प्राइवेट हम्म सर्वेयर्स, उन्होंने सर्वे कराया, फैक्ट्री एक्टिविटीज जो है वो काफी ज्यादा पेसअप हो रही हैं। तो हम्म, चांसेस है कि आने वाले कुछ दिनों में चाइना में रिवाइवल देखने को मिल सकता है। जी। तो क्या फोरकास्ट है आपका क्रूड ऑयल को लेकर? क्रूड ऑयल अभी फॉर द टाइमिंग एक रेंज में ही ट्रेड करेगा। अपर साइड में 7200 का हडल है और लोअर साइड में 6500। तो इसी रेंज में ट्रेड करना चाहिए। जी। और टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कहते हैं? देखिए, टेक्निकल इंडिकेटर्स में क्रूड ऑयल इन्वेंट्री काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा रेट कट जो है हम्म, आज इवनिंग में, और इम्पोर्टेंट डेटा है, मीटिंग मिनट्स आने वाले हैं। अगर उसमें, वैसे तो अभी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि कुछ चेंजेस आएंगे, लेकिन अगर उसमें कुछ हॉकिश स्टेटमेंट हो जाती है तो वो भी क्रूड ऑयल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। जी। आगे एल्यूमिनियम और कॉपर की बात करते हैं। सेठी सर, आपके सवाल। मेरे सवाल भी वैसे ही जैसे दूसरी कमोडिटीज के बारे में पूछा इन्होंने, लेकिन क्योंकि हम पहली बार कवर कर रहे हैं तो जी चाहूंगा कि आप बताएं थोड़ा, अल्मीनियम के बारे में बताएं कि अल्मीनियम के एज ए इंडस्ट्रियल कमोडिटी क्या रेलेवेंस है। जी, एल्यूमिनियम जो है ये वाइडली यूज होती है आफ्टर कॉपर। और एल्यूमिनियम जो है ये ज़्यादातर यूज होती है बैटरीज में। और उसके बाद में हमारे जो ईवी सेक्टर है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल साइड में इसकी ज़्यादा डिमांड रहती है एल्यूमिनियम की। और मेजरली अभी एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में जो डिमांड सप्लाई है उसमें सप्लाई ज़्यादा होने के चांसेस हैं, सप्लाई ज़्यादा है इस समय। और इसी वजह से प्राइसेस जो हैं ये थोड़े से अपसाइड हैं एल्यूमिनियम में। लेकिन जैसे कि चाइना जो है ये इसका लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर है। तो चाइनीज जो मार्केट है वो इस समय जब से वो उनका रियल स्टेट मार्केट जो है वो हैम्पर हुआ है, तब से डिमांड जो है उनकी साइड से काफी ज्यादा कम है, चाइना की साइड से। और इसी वजह से जो सप्लाई डेफिसिट होने के, सप्लाई ओवर ओवर सप्लाई होने के बावजूद जो है प्राइसेस थोड़े से सबड्यू दिख रहे हैं अपसाइड से। और जैसे ही रैली आती है उसके बाद में प्राइसेस जो है ये करेक्शन विटनेस करते हैं। अभी सप्लाई अभी इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट था वो था कि यूएस ने रशिया पे सैंक्शंस गए हैं 3 कमोडिटीज को लेके, जो कि रशिया प्रोड्यूस करता है, जिसमें कॉपर आई गेस अकाउंट करता है 5% वर्ल्ड प्रोडक्शन का। तो वो जो इस समय है वो चाइना इंपोर्ट कर रहा है। और अगर आप देखेंगे रिसेंट इंपोर्ट डेटा चाइना के, तो उसमें काफी ज्यादा इंपोर्ट जो है वो रशिया से चाइनीज को देखने को मिला है, क्योंकि काफी ज्यादा इंपोर्ट चाइना ने करा है। और इसी वजह से हमने रिसेंट में रैली आती हुई देखी थी, लेकिन स्टिल वो डिमांड है नहीं मार्केट में। तो प्राइसेस फिर से फॉल कर गए। रविंद्र जी, 30-40 साल पहले की बात करूं तो यहाँ दो कंपनियां होती थी, इंडियन एल्युमिनियम और हिंदुस्तान एल्युमिनियम। जी, हिंदुस्तान जिंक। तो अभी उनमें से उनकी क्या स्थिति है, यहाँ कौन सी कंपनियां हैं अभी जिंदा हैं, कौन सी नई आई हैं। इसमें तो अभी मैं नहीं देखा, मैंने स्टॉक्स कौन से हैं।
लेकिन एल्यूमिनियम के बारे में ही मैं बता पाऊंगा कि स्टॉक्स के बारे में मैंने नहीं देखा है कि कौन सा स्टॉक कितना अभी इस समय प्रोडक्शन कर रहा है एल्यूमिनियम। अगली बार चर्चा करेंगे इस पे। बिल्कुल। तो एल्यूमिनियम के बारे में और क्या बताना चाहेंगे आप हमें कि वो इसमें क्या स्थिति है इसकी वर्ल्ड में देखिए, पोजीशन, कौन इसके मेन प्रोड्यूसर है, कौन कंज्यूमर है? लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर एल्यूमिनियम में चाइना ही है। चाइना के बाद में जो मेजर है वो देखने को मिलता है यूरोप साइड में। डिमांड काफी रहती है इसकी। यूरोप में इवन अभी सेंक्शन टैरिफ की बात चल रही है कि चाइना की जो ईवी व्हीकल्स आएंगे उस पर टैरिफ लगाए जाएंगे, तो उस वजह से लग रहा है कि डिमांड जो है वो थोड़ी सी रुकी हुई है। लेकिन अगर टैरिफ हटते हैं, क्योंकि इलेक्शंस के बाद ऑब्वियसली थोड़ा सा ईज आउट होगा, तो उस समय लग रहा है कि टैरिफ्स पे थोड़ा सा कंट्रोल किया जाएगा और उस समय जो डिमांड है वो यूके में बढ़ सकती है। और दूसरा, यूएस इलेक्शन के बाद भी थोड़ा सा क्लैरिटी देखने को मिलेगी। और चाइना का जो 1 ट्रिलियन युआन का उनका बॉन्ड इशू करना है उन्होंने, वो अगर जल्दी होता है तो वो मेरे को लग रहा है कि रियल एस्टेट मार्केट में थोड़ा सा पुश देगा और उसकी वजह से चाइनीज डिमांड जो है वो थोड़ी सी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो अगर चाइनीज डिमांड बढ़ती है तो फिर एल्यूमिनियम प्राइसेस जो है ये अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। अभी एल्यूमिनियम कंज्यूमर आपने बताया चाइना, इसका प्रोड्यूसर कौन से कंट्री है मेनली? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी एल्यूमिनियम का चाइना ही है। प्रोड्यूसर भी वही है, कंज्यूमर भी वही है। हाँ, और लार्जेस्ट अपने जो। एयरप्लेन में, एरोप्लेन एविएशन में बहुत एल्यूमिनियम लगता है, क्योंकि जहाज हल्के होने चाहिए। बिल्कुल। ज्यादातर एविएशन इंडस्ट्री में ही यूज होता है ये। तो लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर जो है वो चाइना ही है। एक टाइम हमारे भारत में तो एल्यूमिनियम के बर्तन बहुत चलते थे, बिल्कुल। अभी फिर भी बाद अगर में आप स्टील देखें आया, तो फिर चेंज हो गया, नहीं तो अभी आप देखें तो कल फॉइल वगैरह जो है वो यूज होती है हमारे डोमेस्टिक मार्केट्स सब में। लगता है भारत के छोटे घरेलू उद्योग में इसका एल्यूमिनियम का यूज होता था। बिल्कुल। तो क्या आपको भविष्य लगता है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का? नहीं, आने वाले वे फॉरवर्ड अगर 2025 ऑनवर्ड्स बोले तो एल्यूमिनियम में डिमांड काफी बढ़ेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूस एविएशन सेक्टर में और जहां जहां एल्यूमिनियम की एप्लीकेशंस हैं वहां वहां पे डिमांड्स काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। और आने वाले चांसेस में जो आने वाले ईयर्स में जो प्रोजेक्शंस हैं इंटरनेशनल एल्यूमिनियम की, उसमें भी उन्होंने प्रोजेक्ट यही किया है कि नेक्स्ट 2025 ऑनवर्ड्स डिमांड जो है वो बढ़ेगी। अभी कॉपर पर बात करें, जी। कॉपर की डिमांड बढ़ने का क्या कारण है, तांबे की? देखिए, कॉपर की अभी डिमांड सबड्यू है थोड़ी। कॉपर की डिमांड अभी अप टू मार्क नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। लेकिन जैसे रशिया पे जो सैंक्शंस लगे हैं उस वजह से इसमें डिमांड जो है वो देखने को मिली, क्योंकि सप्लाई जो है वो थोड़ी सी कम हुई थी। रिसेंट में हमने देखा था कि जून से पहले मई मिड तक प्राइसेस जो थी काफी अपवर्ड डायरेक्शन में थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही हमें डेटा देखने को मिले चाइना की तरफ से, तो वहां पे देखने मिला कि एक तो चाइना का जो डिमांड है वो कम है काफी ज्यादा कॉपर को लेके, क्योंकि कॉपर मोस्टली जो है ये यूज होती है इलेक्ट्रिसिटी वाली जगह पे, क्योंकि जो वायरिंग वगैरह होती है उसमें कॉपर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उनका रियल स्टेट जैसे स्लो डाउन था तो वहां पे जो है प्राइसेस कॉपर की डिमांड जो थी वो कम हो गई थी। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज थी इसमें देखने वाली थी वो जो कॉपर का सबसे बड़ा माइन है वहां पे स्ट्राइक चल रही थी और उसी वजह से प्रोडक्शन जो था वो अप टू मार्क नहीं था। तो वो अभी स्ट्राइक जो है इस मंथ में रिवाइवल हुआ है वहां पे और प्रोडक्शन जो है वो वापस से स्टार्ट करी है। तो चांसेस है कि अगर ओवर सप्लाई होती है तो फर्दर प्राइसेस डाउनवर्ड जाएंगे, क्योंकि अगर आप शेफे की इन्वेंट्री लेवल भी देखोगे तो कॉपर की शेफे की इन्वेंट्री लेवल 60% राइज करी है। एलएमई भी इंडियन मार्केट से जो है वो डंप किया गया है ऑलमोस्ट 4 लाख मिलियन मेट्रिक टन के आसपास। तो अभी इन्वेंट्रीज काफी ज्यादा है कॉपर में, इसी वजह से प्राइसेस जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। लेकिन चांसेस है कि आने वाले 2-3 महीने के बाद कॉपर की डिमांड चाइना की साइड से इंक्रीज करेगी। और अगर चाइना की साइड से इंक्रीज होती है डिमांड तो कॉपर भी श्योरली अपसाइड देखने को मिलेगा। कॉपर का कोई सब्स्टिट्यूट है सस्ता और टिकाऊ? सब्स्टिट्यूट एज सच कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन मोस्टली कॉपर के बाद जो मेटल यूज होती है वो एल्यूमिनियम यूज होती है। कौन सी? कॉपर के बाद कौन सा बताया आपने यूज होती है? एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा यूज होती है मेटल्स में। अच्छा, एल्यूमिनियम कर दिया जाएगा।
आफ्टर। तो कॉपर के बारे में आपका क्या फोरकास्ट है, इन्वेस्टरों को क्या सलाह है? देखिए कॉपर को लॉन्गर रन की बात करें तो लॉन्गर रन में बाइंग करके चलना चाहिए, क्योंकि अभी काफी अच्छे प्राइसेस पे है। करेक्शन हो चुकी है काफी ज्यादा। अगर लास्ट 1 मंथ की बात करें तो 16% के आसपास का फॉल हमने देख लिया इसमें कॉपर में। तो यहाँ से चांसेस है कि अपसाइड देखने को मिलेगा। और टेक्निकल इंडिकेटर्स को आप किसी के बारे में बताना चाहेंगे? RSI है या मूविंग एवरेज है, या आपने कुछ अध्ययन किया हो तो? कॉपर अभी टेक्निकल इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा स्लो डाउन दिख रहा है नियर टर्म में, क्योंकि प्राइसेस जो है ये 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं डेली बेसिस पे। तो चांसेस है कि यहाँ से थोड़ा सा स्लो डाउन है, लेकिन रिवाइवल जल्दी देखने को मिलेगा। भैया जी। जी रविंदर जी, योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स ऑन कमोडिटीज फॉर टुडे? देखिए कमोडिटीज में इस समय जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे बेहतर कमोडिटीज है वो है गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि ओके। नियर टर्म में लग रहा है कि फिजिकल डिमांड इंडिया की तरफ से बढ़ेगी। आगे फेस्टिव सीजन आएगा, हम्म फेस्टिवल सीजन में ऑब्वियसली हमारी तरफ से डिमांड बढ़ती है। हम्म अभी ज्वेलरी डिमांड थोड़ी सी कम दिख रही है, हम्म लेकिन ओवरऑल देखें तो सिल्वर काफी ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट कमोडिटी हो सकती है। सिल्वर में हमारी तरफ से भी जो प्रोजेक्शंस दी जा रही है वो 1 लाख प्लस की दी जा रही है। जी। तो अभी सिल्वर 92,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जैसे सिल्वर अभी कुछ दिन पहले देखे तो 85 86 के आसपास आ गया था। हम्म तो अगर हम सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं, बीज हैं, ईटीएफ्स हैं, तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं, तो चांसेस है कि हमें एक अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे इस कमोडिटी से। जी रविंदर जी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते। थैंक यू जी। थैंक यू सर। नमस्कार। 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 सेठी सर, आपके कमेंट्स आज के लिए? मेरे कमेंट तो यही है, बाजार ठीक चल रहा है, हम्म नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जी। और इसका फायदा सबको मिल रहा है। हम्म पर अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग लोगों ने करना शुरू की है, हम्म खासतौर से जो स्मॉल इक्विटी वाली कंपनियां उनमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। हम्म कुछ तो छोटे इन्वेस्टर हैं, छोटे शेयरों में इन्वेस्ट करते हैं तो डर जाते हैं, हम्म उसका प्रभाव पड़ रहा है। और दूसरा सेबी ने भी कुछ रूल निकाले हैं कि मैनिपुलेशन हुआ है छोटे स्टॉक्स के म्यूचुअल फंडों द्वारा, हम्म तो उनकी जांच इंक्वायरी चल रही है। तो इस वजह से भी जो लोग अपने म्यूचुअल फंड के शेयर बेच रहे हैं, हम्म तो जरा घबराहट सी है थोड़ी स्मॉल कैपिटल स्टॉक्स में। जी। जी सर, तो सर तो थैंक यू सावधानी सर। बरतने की आवश्यकता है, जैसे हम बोलते हैं हमेशा। जी, तो हम सर थैंक यू। इसी तरह जानकारी लाते रहेंगे हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। नमस्ते सर। थैंक यू। नमस्ते।